बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। चाटो। मूवी की शुरुआत में डिस्क्लेमर आएगा कि मूवी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। पात्र काल्पनिक कहने का मतलब सब फर्जी हैं। सभी पात्र अगर फर्जी हैं तो मोदी जी का ओरिजिनल फुटेज क्यों लगाया? क्या डायरेक्टर भारत की जनता से कहना चाहता है कि ये व्यक्ति फर्जी है? और अगर ये व्यक्ति फर्जी मान रहा है डायरेक्टर, तो फिर मूवी के सभी पात्र फर्जी माने जाएंगे, फिर ये मूवी प्रोपेगेंडा नहीं है। और डायरेक्टर कहता है कि नहीं ये फर्जी नहीं है, तो फिर बाकी कैरेक्टर फर्जी कैसे मान सकते हैं हम? तो बोलेंगे ना कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है। देखो भाई, अगर आप मूवी लवर हो तो सब काम रखो साइड में, सबसे पहले धुरंधर 2 देख कर आओ। मस्ट वॉच मूवी है। क्या शानदार एक्शन है, गजब के डायलॉग हैं, कमाल का डायरेक्शन है, मजेदार कहानी है। इस मूवी में मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिखी। एक कमी दिखी, और उस एक कमी की वजह से हमारे मोदी जी बदनाम हो रहे हैं। डायरेक्टर जब मूवी स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देता है कि इस मूवी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। पात्र काल्पनिक का मतलब फर्जी हैं। जब सभी पात्र फर्जी हैं तो मोदी जी का असली फोटो क्यों लगाया? क्या डायरेक्टर ये कहना चाहता है ये व्यक्ति फर्जी है? अब गर्दा उड़ेगा भैया। और अगर ये आदमी फर्जी है तो फिर सब जगह दिख क्यों रहा है? मतलब मूवी देखे जाओ तो थिएटर के बाहर मोदी है, थिएटर के अंदर मोदी है, फिल्म शुरू होने से पहले मोदी है, फिल्म में भी। मोदी है। तो फिर इस हिसाब से गैस लाइन लगी है, उसके पीछे का कारण? अरे चिचा, आप क्या सोच रहे हो? मुझे तो बोलने में भी सारा संकोच हो रहा है। गाली दे रहा है कोई। अरे चिचा रहने दो, अब उनने बोल दिया वो छोड़ो। आप तो ये बताओ चिचा, मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये धुरंधर मूवी प्रोपोगेंडा है या नहीं? इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। तो फिर हम लोग यही समझे कि आप प्रोपरगेंडा हैं? अरे सर जी, हैं? सेंटेंस सही करो। ओ सॉरी, ये मूवी प्रोपेगेंडा है। चलन समझो ना मूवी का कि 2014 के बाद पहले प्रोपेगेंडा मूवी आई, अब तो झूठी मूवियां बन रही हैं। एक होती है विशुद्ध प्रोपेगेंडा मूवी, एक होती है मसाले के साथ प्रोपेगेंडा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो समझने से पहले ये जो मसाला फिल्म बनी है, बनाने वालों को क्या फायदा होगा? मांस मसाला है, करोड़ों की कमाई होगी और सरकार का समर्थन भी मिलेगा, टैक्स फ्री भी हो जाएगी कुछ समय के बाद। देशभक्ति की आड़ में एक तीर से दो शिकार, डायरेक्टर की कमाई, सरकार का प्रचार, तो सरकार भी बाद में कमाएगी, डायरेक्टर कमा ही रहा है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी महीने में टॉक्सिक मूवी रॉकी भाई केजीएफ वाले उनकी रिलीज होने वाली थी। डैडीज होम। मूवी इनकी भी चलती, पर इनकी मूवी पोस्टपोन की गई और इनकी मार्च में रिलीज करवाई गई। इसके पीछे का एक कारण अप्रैल में होने वाले चुनाव भी हैं। भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और असम। और वर्तमान सरकार की विशेषता यह है कि काम के दम पर वोट नहीं मांगते, ये वोट मांगते हैं धर्म के दम पर। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा दे। ये वोट मांगते हैं देशभक्ति के नाम पर। कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और ये वोट मांगते हैं अपने प्रचार प्रसार के दम पर। मोदी है तो मुमकिन है। इनकी छवि अच्छी है, ये जनता के बीच में डालने के लिए ये हर संभव प्रयास करते हैं। मीडिया इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, सोशल मीडिया इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, हर होर्डिंग में इनका फोटो दिख जाएगा। अब बचा एक, वो है मूवी। तो अब मूवी के माध्यम से ये अपनी छवि को सुधारने का या अच्छी छवि दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर देशभक्ति वाली छवि। अगर देशभक्त होते तो बलात्कारियों के साथ उठना बैठना नहीं करते, अगर देशभक्त होते तो भ्रष्टाचारियों को सरकार में नहीं लेते, अगर देशभक्त होते तो आतंकी हमलों की अभी तक रिपोर्ट आ गई होती, अगर देशभक्त होते तो बीफ कंपनियों से चंदा नहीं लेते, और अगर देशभक्त होते तो दूसरे देश के सामने घुटने नहीं टेकते। और फिर भी सरकार को देशभक्त साबित किया जा रहा है। और ये क्यों? कोई भी सरकार होती उसको देशभक्त ही साबित किया जाता, क्योंकि देशभक्त साबित करने के लिए एजेंट लगे हुए हैं। प्रिंट मीडिया लगा हुआ है, सोशल मीडिया लगा हुआ है, डिजिटल मीडिया लगा हुआ है, गोदी मीडिया लगा हुआ है। अब कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो ऐसी मूवी बनाते हैं, ये भी अब ये सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं कि सरकार और नेता देशभक्त हैं। इस मूवी को जब ध्यान से देखोगे तो 1 घंटे तक तो मनोरंजन लगता है, फिर लगता है कि अब शुरू हुआ राग दरबारी, अब यहां पर गुणगान होना शुरू हुआ। और इस पूरी मूवी का केंद्र बिंदु क्या है? नोटबंदी।
वो नोटबंदी जिसने हमारे देश को बिल्कुल घुटनों पे ला दिया, उस कांड को ढकने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। पहले पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक एक ही फोकस है, वो है नोटबंदी के कांड को ढकना। क्योंकि नोटबंदी के कांड को ढकना था ना। ये भाई की शक्ल याद है? शायद इन्हीं की शक्ल देखकर मोदी जी ने नोटबंदी के लिए पब्लिक में आकर माफी मांगी थी। सुनिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो मोदी जी के इस बयान के बाद जो लोग भावुक थे उन लोगों ने मोदी जी को माफ कर दिया, और जिन लोगों ने मोदी जी को माफ नहीं किया वो इस मूवी को देखने के बाद माफ कर देंगे। ये मूवी केवल नोटबंदी की बात नहीं करती, ये एक तीर से कई निशाने लगा रही है। इस मूवी में वो सब कुछ है जो बीजेपी को चाहिए। जैसे भारतीय मुसलमानों से नफरत करना इस मूवी में है, राज्य सरकारों को बदनाम करना इस मूवी में है, हिंदू खतरे में है ये बताना इस मूवी में है, विदेश नीति का डंका पिटवाना इस मूवी में है, और वे यूनिवर्सिटी जो इन अनपढ़ों की आंखों में चुभती हैं उन यूनिवर्सिटीज को बदनाम करना इस मूवी में है। अब चूंकि यूट्यूबर होने के नाते मैंने इस फिल्म के ऊपर आरोप तो लगा दिए कि ये फिल्म इन सबको बदनाम कर रही है, यह एक प्रोपेगेंडा मूवी है। अब मैंने आरोप लगाए हैं तो मुझे सिद्ध भी करने होंगे। कैसे सिद्ध करूंगा? इसके लिए इस मूवी की रणनीति को समझना होगा। ये मूवी किस रणनीति पर बनी है? ये बनी है फिक्शन और फैक्ट की रणनीति पर। फिक्शन यानी कल्पना और फैक्ट यानी तथ्य, इतना शानदार मिक्सचर हुआ है कि फिल्म देखने वाले को महसूस ही नहीं हो रहा है कि यह एक प्रोपेगेंडा मूवी है। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि जब यह मूवी आई, गाली गलौज वाली मूवी है, तो जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सेंसर बोर्ड बोलते हैं, इसने इसको पास कर दिया। मतलब खुलेआम अब टॉकीज में चल रही हैं गाली वाली फिल्में। फिर यही गाली बाहर बच्चे देते हैं, वही रैलियों में जाते हैं, रैलियों में जाके वो किसी की माँ को गाली देते हैं, फिर वो मन से आके रो के बताता है हमारी माँ को गाली दी गई, मेरी माँ को गालियां दी गई। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, देश इसमें उलझ जाता है। भाई कोई किसी की माँ को गाली क्यों दे रहा है? क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं? तो ये क्यों बनाया गया? इनको बंद करो। पर बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रोपेगेंडा थी ना। मसाला नहीं होगा तो लोग देखने नहीं आएंगे, देखने नहीं आएंगे तो जो मैसेज है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? दूसरा, मार्च के महीना है, अप्रैल, चुनाव होने वाले, आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए ना ज्ञानू भाई को कि इस मूवी में केवल एक ही नेता का नाम चल रहा है। तुम चुनाव आयोग हो भारत के, सबके लिए बात होनी चाहिए थी। एक ही नेता की तारीफ हो रही है। अब ये मूवी पश्चिम बंगाल में भी चलेगी, असम में भी चलेगी, तमिलनाडु भी चलेगी, पुडुचेरी में चलेगी। और जो देखने वाला है वो तो वोटर है, वो जो नया वोटर है वो तो डोपामिन रिलीज होता है ना देख के, एनर्जी होती है ना, म्यूजिक सब बदल देता है। तो उसके दिमाग में परसेप्शन जाएगा कि यार ये नेता है। मूवी बहुत अच्छी लगी। ज्यादातर जो देशभक्ति के लिए मूवी बहुत अच्छी है, और इसमें जो कांग्रेस और जो लेफ्टिस्ट है उनको एक तरीके से एक्सपोज किया गया है, कैसे मिलके पाकिस्तान के साथ देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि उसे ये नहीं मालूम है कि ये पूरा फिक्शन और फैक्ट का खेल है। जो तुम देख रहे हो वो फैक्ट दिख रहा है, पर फिक्शन के जरिए तुमको मूर्ख बनाया जा रहा है और तुम्हारे अंदर घुसेड़ा जा रहा है कि ये बेस्ट था, जो उन्होंने किया वो सही था, इसलिए इनकी गलती नहीं है। वो यही इस मूवी का उद्देश्य है, पर मैं पूरा नहीं होने दूंगा इस मूवी का उद्देश्य। तो आइए धागे खोलते हैं, फिक्शन फैक्ट का ये जाल तोड़ते हैं। देखो, आप इस इमेज को देखिए, ये फिल्म में संजय दत्त हैं और जिसका रोल किया था ये वास्तव में मौजूद था, एसपी असलम। अब पॉइंट समझो, ये मौजूद था, हाँ, तो ये फैक्ट है बिल्कुल, यानी ये इस पृथ्वी पर था, ये फैक्ट है, और मूवी में ये दिखाया गया है ये फिक्शन है। क्योंकि डायरेक्टर बोलता है कि भाई काल्पनिक मूवी है लेकिन ट्रू इवेंट है, तो ये हो गई क्रिएटिव लिबर्टी। ट्रू इवेंट क्या होता है वे, फिर काल्पनिक कैसे हो गई? अब मूवी में दिखाया जाता है कि इसकी हत्या कर दी गई, और जैसे हत्या हुई है वो रियल दिखाया जाता है, गाड़ी उड़ा दी जाती है। ये जो इसकी रियल मौत होती है वो होती है 2014 में, और मूवी में जो मौत दिखाई जाती है वो उरी हमले के बाद दिखाई जाती है, यानी 2016 में। अब फैक्ट है कि 2014 में मरा है, ये भी फैक्ट है कि ऐसे गाड़ी फट के मरा है, ये भी फैक्ट था, ये दुनिया में हुआ करता था, लेकिन मूवी के अनुसार 2016 में मरा है। तो उरी के बाद मारने की क्या जरूरत पड़ गई? तो एक फैक्ट जो 2014 में मर रहा था उसको 2 साल जिंदा रखा, 2016 तक ले गए, क्योंकि वहां उनका कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा था। कौन सा? ग्रीन लीफ।
वही ग्रीन लीफ आगे जाके नोटबंदी का कारण बनती है। नोटबंदी किस ऑपरेशन से हुई है? ग्रीन लीफ ऑपरेशन से हुआ है, हमें पता ही नहीं है। नोटबंदी क्यों हुई सरकार को 6 साल में मालूम नहीं चला, लेकिन फिल्म वाले को मालूम चल गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां फैक्ट और फिक्शन का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। मरना था 2014 में, मार रहे हैं 2016 में। आगे आते हैं थोड़ा सा। अब देखो, ये मोहित शर्मा जी हैं, मूवी वाले बोलते हैं इनके ऊपर नहीं बनाया, फुटेज आपने देखी थी इनके माता पिता की। इसी का फिक्शन बनाया गया है हमजा, एक काल्पनिक पात्र है जो है ही नहीं। फिर मूवी में दिखाए गए हैं ये अजीत डोभाल, चूंकि ये अजीत डोभाल नहीं है। अब ये व्यक्ति काल्पनिक है, ये व्यक्ति काल्पनिक है, ये व्यक्ति भी काल्पनिक है, लेकिन नोटबंदी करने आता है वो व्यक्ति असली है। अब तुम मुझे बताओ, जो व्यक्ति काल्पनिक है ये आके इससे कहता है कि पाकिस्तान से नोट आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? बोले 60,000 करोड़ नोट आने वाले हैं। ये कहां लिखा है? ओरिजिनल स्टोरी तो है ही नहीं है, ये तो फिक्शन है। 60,000 नोट, अच्छा कब आ जाएंगे 60,000 नोट? तो बोल रहे हैं कि 15 नवंबर को आएंगे 2016 में। कहानी है ना, कभी भी डेट मान लो। कहां आएंगे? नेपाल में। किसके माध्यम से? एसपी असलम के माध्यम से। कौन ले आएगा? हमजा लेके आएगा। नेपाल में कौन डिलीवरी लेगा? फलाना। वहां से कहां आएंगे? उत्तर प्रदेश। कौन लेगा? आतिफ, अतीक अहमद। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। जब तुम्हें सब मालूम है कहां से जा रहा है, कहां आ रहा है, तो क्या भारत सरकार, जो कि रियल में दिखाई गई है, अधिकारी इतने निकम्मे थे कि वो जो पैसा ट्रेल कर रहा है उसको नहीं पकड़ पाए? और इस फिल्म में मोदी जी को कितना बदनाम कर रहे हो कि हमारा शासक इतना निकम्मा कमजोर था कि उसको किसी ने यह खबर दे दी कि 60,000 करोड़ के नकली नोट आने वाले भारत में, तो नोट ही बंद कर दिए। मतलब ये बताना चाह रहे हो कि इसकी औकात नहीं थी कि वो नोट को ट्रेल करके पकड़ ले। और मालूम था कि अतीक अहमद भारत में है, मालूम था कि हमजा ने दे दिया तुमको इनपुट, तो तुमने पूरे भारत के लोगों को लाइन में लगा दिया इसलिए कि पाकिस्तान के वो 60,000 करोड़ के नोट हमारे पास ना आ पाए। जब तुम्हें इतना मालूम था तो वहीं पकड़ लेते। नोट काहे बंद किए हुए? अरे कोई तो पूछो। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। चलो इस विद्वान के अनुसार मान भी लेते हैं कि आतंकवाद नष्ट हो गया, पर फिर बाद में 2000 के गुलाबी नोट काहे बंद कर दिए? इसमें कौन सा पाकिस्तान का एंगल आ रहा है? और मैं तो कह रहा हूं अगर इस प्रकार से नकली नोटों के चलते तुम बार बार नोट बंद कर रहे हो तो गुजरात में ही पकड़ा गया है, तुम्हारे ही राज्य में नकली नोट सप्लाई करते हुए। हिंदू हैं ये, पूजा पाठ करते हैं, लोग पैर छूते हैं, इनने ही धोखा दे दिया देश को। क्या होगा इनके साथ? अब क्या फिर से देश में नोट बंद हो जाएंगे? और क्या परसेप्शन बनाया गया मूवी में? जैसे नोट बंद हुए फिर तुम डायलॉग देखो कि यहां पे वो आईएसआई का चीफ कह रहा है कि दाऊद से बोल देना अब इंडिया वालों को कोई नहीं रोक सकता। फिर एक और डायलॉग देखो, यहां मोदी जी दिखाए जा रहे हैं असली वाले और अतीक अहमद दिखाया रहा नकली वाला, और वो कह रहा है कि एक चाय वाले ने आके गाली गलौज है इसमें खूब। और फिर यहां पर दिखाया जा रहा है कि रो रहे हैं पाकिस्तानी, हाय हमारे नोट बंद हो गए। अब नकली जो मशीन लाए थे जो कांग्रेस सरकार ने बैन कर दी थी, वो हम जैसे जैसे लेके आए उनसे नकली नोट छाप के और उनको सप्लाई करके भारत में आतंकवाद फैला रहे थे। ये तो वही बात है कि नोटबंदी के बाद जैसे भारत में आतंकवादी घटना हुई नहीं है, तो पुलवामा कैसे हो गया, पहलगाम कैसे हो गया, ये अभी दिल्ली में ही ब्लास्ट कैसे हो गया? तो क्या फिर से नोट बंद कर दोगे? अपनी नाकामियों को इस नोटबंदी के पीछे मत छिपाओ। ये सब कहानी है, लेकिन ये हकीकत। मिलो कभी इन भाई साहब से, क्या सुर है भाई के। अरे मत। और रही बात नोटबंदी के चुनाव को लेकर, 2014 में 80 में से 73 सीटें मिली थी, आपको मिली थी 71 और आपकी पार्टी सहयोगी थी उनको मिली थी 2। तब तो नोटबंदी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि आप में पोटेंशियल था मोदी जी। उस समय आपसे बेहतर कोई नेता भारत को लग ही नहीं रहा था, पर मालूम नहीं था कि तुम बहरूपिया निकलोगे। और अब तुम्हारी कलाई खुल गई है तो उतर जाओ गद्दी से।
अगर सच में थोड़ी सी भी देशभक्ति तुम्हारे दिल के अंदर होगी और पानी आंखों में बचा हुआ होगा, उतर जाओगे और बीजेपी का कोई काबिल नेता गद्दी बैठाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी बदल दो भाई, मैं पार्टी के विरोध में नहीं हूं, मैं उस शासक के विरोध में हूं जो देश की बर्बादी को दिन दहाड़े होते हुए देख रहा है, फिर भी बेशर्मी से बैठा हुआ है गद्दी पर। वो इस प्रकार की मूवियों से अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। अब देखो प्रोपेगेंडा में क्या है, फिक्शन और फैक्ट। एक और चीज समझो, इस मूवी में दाऊद दिखाया जाता है, दाऊद इब्राहिम सच में था, ये सही बात है, ठीक है। लेकिन फिक्शन क्या है, वो किसी एक बीमारी से ग्रसित हो गया। अब मैं वो नहीं दूंगा, नहीं तो मूवी देख के फिर आपको मजा नहीं आएगा, मूवी में देखो समझ में आएगा कैसे बीमार हुआ, किसने किया, वो बात की बात है। दाऊद इब्राहिम सच में है, ये फैक्ट है, पर वो इस हालत में है, ये केवल फिक्शन है। वो अगर किसी को मालूम है इस हालत में है तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, इसका मतलब बना ली कहानी। लेकिन रियलिटी क्या है, दाऊद है। अब ये एक मूवी में यही डायलॉग मारता है राम मंदिर को लेकर कि उन्होंने राम मंदिर बना लिया है, अब भारतीयों को भुगतना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें दो फैक्ट, दाऊद इब्राहिम सच में एक गुंडा रहा है इस धरती पर, भगवान राम का मंदिर बना है, ये सच है। लेकिन इसने जो डायलॉग मारा है ये किसने सुना, किस स्थिति में सुना? लेकिन हमारे दिमाग में गया कि दाऊद इब्राहिम ये कह रहा है मुसलमानों से कि राम मंदिर बना है, अब भारत को इसका भुगतान करना पड़ेगा, यानी बॉम्ब ब्लास्ट होंगे। अब अगर भारत कभी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो जनता के दिमाग में क्या है, अरे वो राम मंदिर की वजह से हो गए होंगे। ये प्लॉट जो बनाया जा रहा है ना, भविष्य के लिए सेफ हो रहे हैं ये लोग। अब कुछ घटना होगी, अरे इसलिए होगा क्योंकि परसेप्शन बन रहा है। ये सब फिक्शन है। रियलिटी ये है कि राम मंदिर में मोदी जी ने एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगाई होगी, लेकिन उद्घाटन मोदी जी ने किया, और जिनको करना चाहिए था वो बाहर बैठे हुए थे। ये रियलिटी है, ये फिक्शन है। लेकिन फैक्ट और रियलिटी को ऐसे मिलाया, प्रोपेगेंडा बन गया, दिमाग में गया, और इसने कहा तो राम मंदिर। अंतर है, दोनों फैक्ट और फिक्शन को समझो। ये जो डायलॉग मार रहा है वो झूठा है, लेकिन व्यक्ति था, मंदिर है, लेकिन मंदिर से दिक्कत हो जाएगी, ये नहीं समझना है हमें कि फिल्म में जो बोला गया वो सच है। ठीक इसी प्रकार से इस फिल्म में इंटरनेशनल रिलेशन भी दिखाए गए। लास्ट में फिक्शन है, हमजा पकड़ जाता है, उसको मारते हैं, फिर हमारे यहाँ से फोन जाता है, वो क्या बात करते हैं तो मूवी में देखना मजा खराब हो जाएगा। उसमें एक शब्द है कि इजराइल से हमारे भयंकर अच्छे संबंध है, इतने की जो सबूत है वो हमें दे दिए गए। मतलब ऐसे कट्टर सबूत कि जिगरी वाला यार, मतलब समझ रहे हो। इसी समय इजराइल, अब इजराइल से हमारा चल ही रहा है, हम इजराइल से मंगलसूत्र भी पहन के आए हुए हैं, पप्पियां भी हो गई हैं। तो फिक्शन रियलिटी दिमाग में गया कि हाँ विश्व में डंका तो बज रहा है। तो सर इसमें गलती किसकी है? देखो गलती किसी की नहीं है। अब कुछ कहेंगे कि फिल्म है तो फिल्म को फिल्म की तरह देखो, इतना मेल्ट डाउन क्यों? तो जवाब देना, अगर फिल्म है तो फिल्म को फिल्म की तरह बनाओ, इतना प्रोपेगेंडा क्यों? ये बात सही है, डायरेक्टर एक्टर इनकी कोई गलती नहीं, पब्लिक ने जो डिमांड की तुमने वो सप्लाई कर दिया, फिक्शन फैक्ट मिला के जो भी दिया लपेट लिया पब्लिक ने। मैं अगर होता तो मैं भी यही करता, पर मेरी फिल्म की स्टार्ट अलग से होती। मेरी फिल्म की स्टार्टिंग होती आइटम सॉन्ग से। चला के दिखाओ। वाह क्या डांस है। अब लड़की का फूफा डायलॉग बोलेगा, डायलॉग बोलो। हाँ गुस्से में रहते हो। एक्शन, हीरो एक्शन करेगा। महेंद्र बाहुबली। ओहो एक्शन भी नहीं हो पा रहा है, एक काम करो ड्रामा करो। अरे बेकार एक्टिंग कर रहे हो योगी जी, पैकअप क्या करते हो अच्छी होती है। लेकिन जो आदित्य धर ने मूवी बनाई उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? पूरी मूवी बनाई उन्होंने भारत पाकिस्तान, 370 बनाई है भारत पाकिस्तान, और भारत पाकिस्तान को लेकर तो इनके अलावा पहले भी मूवियां बनी हुई हैं। यानी इस प्रकार का कंटेंट लोग पसंद करते हैं। अब जिस प्रकार का कंटेंट पसंद किया जाएगा वही तो बनाया जाएगा। अब इसमें इनको समर्थन भी मिलता है सरकार का, फंडिंग भी मिल जाती है और पैसे भी कमाए जाते हैं। तो पैसे कमाने की दृष्टि से बेस्ट फिल्म बनाई है आदित्य धर ने। मुझे इनकी सभी मूवी अच्छी लगी। उरी का तो मैं फैन हो गया, बहुत शानदार मूवी, बहुत संतुलित मूवी थी। और यहां पर आकर जो दूसरे पार्ट में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा राग दरबारी गा दिया। वो हो सकता है कि प्रेशर भी किया गया हो, अब सरकार है कुछ भी करा सकती है। लेकिन इस मूवी को अगर मूवी के नजर से देखूं तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन जब इसमें हम खामियां देखते हैं, ऐसा लगता है कि जबरन थोपा जा रहा है फिक्शन और फैक्ट को, तो वो नुकसान पहुंचा रहा है उन नए युवाओं को जो बाद में वोटिंग करने वाले हैं। तो उनके दिमाग में अवधारणाएं बन रही हैं। चुनाव का समय था, मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और सेंसर बोर्ड को इसमें बहुत ज़्यादा कट की जरूरत थी, और कम से कम
या तो बोलो ये रियल है या बोलो फिक्शन है। अगर फिक्शन है तो फिर मोदी जी का ओरिजिनल फुटेज क्यों, और अगर रियल है तो बाकी को फिक्शन क्यों माना जा रहा है? ये एक जायज प्रश्न है जिस पर बात होनी चाहिए। बाकी आदित्य दर्शर को एक बार फिर से सलाम, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी है। इस प्रकार की मूवी आप बनाते रहें और उम्मीद है कि अगर आप फैक्ट और फिक्शन के बीच में आ रहे हैं तो ट्रू इवेंट जैसे क्रिएटिव लिबर्टी ना लें। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छी सिनेमा देखें, पर इस सिनेमा को हमारे ऊपर थोपा ना जाए। पर इन सिनेमा की अच्छी बात यह है कि जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे जासूस हैं, देश के बाहर काम कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके हैं, उन लोगों को हम याद कर पाते हैं इसी बहाने, उनके प्रति हमारा सम्मान आ पाता है और जाने अनजाने में हम उनको सल्यूट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आदित्य धर के लिए खासकर उस डायमेंशन से कि उन्होंने कम से कम उन लोगों को याद तो कराया, भले ही फिक्शन में कराया, उसके लिए थैंक यू। जय हिंद।